नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का एक चैप्टर साम्यवाद है। साम्यवाद में हम लोगों को एक प्रसिद्ध नेता माओ त्से तुंग, माओ जेडोंग के बारे में पढ़ना है। माओ जेडोंग जो है वो चीनी क्रांति के जनक हैं, जो क्रांति 1 अक्टूबर 1949 को चीन में संपन्न हुई। ठीक है। माओ त्से तुंग जो है वो 40 साल तक अपने देश के साम्यवादी दल के नेता रहे थे, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। एवं 28 साल तक ये इन्होंने अपने पद पर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमें पता है कि चीन जो है वो विश्व में उभरता हुआ एक सितारा के तौर पे, मतलब विश्व में एक आर्थिक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, जो शायद कुछ सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। तो ये सारे चीज़ों का श्रेय माओ त्से तुंग का जाता है। उन्होंने जो अपने देश की निर्माण में जो नींव रखी वो इतनी मजबूत रखी थी कि आज वो देश काफी विकास कर विश्व में सबसे ऊपर आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। अब है कि माओ त्से तुंग जो है वो एक कवि, एक योद्धा, एक दार्शनिक, चिंतक और दार्शनिक, ये सब उनको कहा जाता है। क्योंकि वो एक कवि भी थे, वो एक योद्धा भी थे, वो एक राजनीतिक चिंतक भी थे, वो एक दार्शनिक भी थे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर माओ त्से तुंग किनसे प्रभावित थे। तो साम्यवादी विचार रखने वाले कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन जैसे विचारकों से साम्यवाद प्रभावित थे और इसलिए उन्हें मार्क्सवाद के व्याख्याकार के रूप में जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में मार्क्सवाद को समझने की। मार्क्सवाद के अंतर्गत माओ त्से तुंग की विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माओ त्से तुंग का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो विचार है वो ये है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत श्रमिकों को बताया था, उसी तरह लेनिन जो है वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत श्रमिकों के साथ साथ कृषकों को बताया था। लेकिन साम्यवाद के अंतर्गत माओ त्से तुंग जो है वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत श्रमिकों को कम महत्वपूर्ण प्रदान करके वो किसानों को सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं। मतलब वो चीनी क्रांति का श्रेय किसानों को देते हैं। उनका कहना है चीन में शक्ति का स्रोत और केंद्र किसान है। मतलब वो किसान के आसपास उनका सर्वहारा वर्ग वास करता है। मतलब अगर देखा जाए चीन के सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत किसान आते हैं। इसके बाद जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है कि कार्ल मार्क्स एवं लेनिन ने जो बताया था कि हमारे साम्यवाद के स्थापना के साथ पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच युद्ध अवश्य होगा, उसी बात का उन्हीं लोग के द्वारा बताए गए बातों को ये और विकसित करते हैं और ये कहते हैं कि एक पूंजीवाद और साम्यवादी देश के बीच में युद्ध आवश्यक है, क्योंकि भारत पर जब चीन का आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को भी उसके माओ त्से तुंग को के इसी नीति के अंतर्गत देखा जाता है। उनका साफ कहना है कि कभी भी पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव ही नहीं है। और इसमें वो क्या कहते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी राज्यों के बीच युद्ध जो है वो आवश्यक है और इसमें साम्यवादियों की निश्चित जीत है। और चूंकि भारत पर जब आक्रमण किया था चीन, उस समय भी चीन जीता था, इसीलिए उनके इस विचार को उनके द्वारा इस आक्रमण को इस विचार के अंतर्गत देखा जाता है। देखिए, उनका जो तीसरा महत्वपूर्ण विचार है, चूंकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, वो मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को संगठित करने की बात कहे थे कार्ल मार्क्स। एवं दूसरी ओर ये भी कहे थे कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने देश यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना की मांग की थी। मतलब वो राज्य को खत्म करना चाहते थे। लेकिन माओ का ये विचार है कि हम राष्ट्र को खत्म नहीं कर सकते। इसके बदले में वो क्या थे, वो कट्टर राष्ट्रवादी थे।
माओ क्या थे? वो कट्टर राष्ट्रवादी थे। वो क्या कहता है कि हमें एक आर्थिक शक्तिशाली अपने देश की विकास करना परम आवश्यक है, तभी हमारे अंदर साम्यवाद की ओरिजिनल एक्चुअल विकास हो पाएगी। इसलिए वो राष्ट्रवाद के प्रति कट्टर थे। कौन? माओ त्से तुंग। देखिए, माओ त्से तुंग का जो सबसे बड़ा कदम था वो ये था कि उनका प्रावलंबन का सिद्धांत यानी सेल्फ डिपेंडेंसी थ्योरी। जब वहां पर चीन में क्रांति हुई 1 अक्टूबर 1949 को, उसके बाद उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी हाथ नहीं फैलाया। उनका कहना था कि हम निचले दर्जे के टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हम गरीबों का सम्मान करेंगे, हम अपने देश में कृषि को बढ़ाएंगे, हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन कभी भी दूसरे देशों के सामने हम अपना हाथ नहीं फैलाएंगे। शायद उनका यही सिद्धांत आज उन्हें विश्व में आर्थिक शक्तिशाली के रूप में उभरने में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रावलंबन का सिद्धांत ही वो उनका कदम था जो चीन को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। इसके वजह से वहाँ पे चूंकि कमियां थी, इसके वजह से लोग कड़ी मेहनत किए, वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के सारे लोग कड़ी मेहनत किए एवं देश को कुछ इस तरह से आत्मनिर्भर बनाया कि वो आज खुद पूरे विश्व पर नियंत्रण रखने के काबिल हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत का कदम जो उठाया गया वो यही थ्योरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो आज हम लोगों ने अपना रहा है वो 1949 में चीन अपना चुका था। यही कारण है कि आज करीब 70 वर्षों बाद वो विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करने के कगार पर है। साथ ही साथ उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है द कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन ये चीन में माओ त्से तुंग के द्वारा चलाया गया एक रेवोल्यूशन था। माओ का कहना था कि सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध होकर हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि साथ ही साथ हमें एक अच्छी संस्कृति का निर्माण करना होगा, एक ऐसा देशव्यापी भावना का निर्माण करना होगा जिसमें सारे लोगों का योगदान हो, सारे लोगों की राष्ट्रभक्ति उसमें निहित हो। तो द कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो भी चीन के द्वारा प्रतिपादित, मतलब चीन में प्रतिपादित माओ त्से तुंग के द्वारा एक बड़ा कदम था। तो कुल मिलाकर माओ के द्वारा दिया गया सिद्धांत लेनिनवाद एवं मार्क्सवाद में कुछ आवश्यक परिवर्तन जरूर हुए, लेकिन उन परिवर्तनों के साथ चीन में साम्यवाद का एक महत्वपूर्ण स्थापना हुआ। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चीन में किसानों के ऊपर बहुत जोर दिया गया, किसानों के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक कदम बहुत उठाए गए। साथ ही साथ उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, उन्होंने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद, मतलब सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के जगह पर जन साम्यवाद का सिद्धांत दिया। जन साम्यवाद, पीपल्स कम्युनिस्ट मतलब वहां की जो सरकार होगी उसको लोग ही चुनेंगे और वहां पर सिर्फ एक दल होगी। यही कारण है कि आज जी जिनपिंग भी है वो काफी वर्षों से अपने पद पर बने हुए हैं। तो अगर इस चैप्टर से यानी कम्युनिज्म से साम्यवाद से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो संभवतः ये आ सकेगा कि साम्यवाद क्या है, साम्यवाद की मूल सिद्धांतों को बताएं, इसके अर्थ को बताएं, इसके परिभाषा को बताएं एवं लेनिन के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण क्या संशोधन किए गए। साथ ही में लेनिन भी आ सकते हैं, स्टालिन भी आ सकते हैं और माओ त्से तुंग, ये तीन का ज़्यादा चांसेस है, तीनों में से किसी एक का आएगा। तो उम्मीद है आपको माओ जेडोंग समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट के वीडियो के साथ। धन्यवाद।